स्टडी विथ देव चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे भूतापीय ऊर्जा क्या है। भूतापीय ऊर्जा क्या है? ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है। कहाँ से? पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। तो दोस्तों, इस बात को आप लोग भली भांति समझ ही गए होंगे। कहता है कि पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरने के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों में गर्म जल की स्रोतों के देखिए विद्युत उत्पादन कैसे किया जाता है, इस चीज को देख लेना, चित्र को देख लेना। रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। यूएसए, आप लोग जानते ही हैं, यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। तो एक सवाल आपका यहाँ पर बन गया, अगर पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है कहाँ? यूएसए में। इसके बाद यूएसए के बाद आता है न्यूजीलैंड, आयरलैंड, फिलीपींस, उसके बाद मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पुंगा घाटी में स्थित है। तो ये हमारे भारत के बारे में कहाँ है, इन बातों को ध्यान रखिए। भारत के बारे में अगर पूछे भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र कहाँ पे हैं, तो क्या कहो हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में भी है, हिमाचल प्रदेश लद्दाख। इस फिगर को देखिए दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा के बारे में यहाँ बताए गए हैं। ये जो प्राकृतिक दरार, जो फटे हुए निशान है, दरार जो है वह टरबाइन, जनरेटर। अब देखेंगे ज्वारीय ऊर्जा के बारे में। एक बात यहाँ कुछ बॉक्स में कहा गया है, विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। ये भी बात, विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ में बनाया गया था, तो क्या कहोगे? फ्रांस में बनाया गया था। तो ज्वारीय ऊर्जा क्या है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। तो आप लोग ज्वार के बारे में तो आगे पढ़े हैं, तो आप लोग को हम ये समझते हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से ज्वार शब्द के बारे में पता है। तो इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। तो कुछ देश के नाम दिए गए हैं। रूस, फ्रांस हो गया, भारत में जो है, भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। बायोगैस जैविक अवशिष्ट गैस, मृत पौधे और जंतु के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अवशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है।
इसे गोबर गैस कहते हैं। जैविक अवशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। कौन कौन? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण का है। बायोगैस खाना पकाने का विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। इसे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। सभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। तो दोस्तों, इस अभ्यास प्रश्नों को करने का कोशिश करें ताकि बातें अच्छी तरह समझ में आए। तो दोस्तों, कृषि के बारे में आज डिस्कस करेंगे अध्याय 4 में। कृषि क्या है? गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए सभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखानों में डबल रोटी और बिस्किट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरित में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं। क्या बोला? पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण मतलब परिवर्तन, जो भी कुछ बनते हैं ना, उसको अगर रूपांतरण करने के लिए 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं से सम्मिलित होती है। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रिया होते हैं। तो हम लोग समझेंगे प्राथमिक क्रिया क्या है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण हैं। कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस बात को समझ ही गए होंगे कि प्राथमिक क्रिया किसे कहा जाता है। तो उसके लिए आप लोगों के पास एक अच्छा सा उदाहरण प्रस्तुत हो गया है, जैसे कृषि, मत्स्यन और संग्रहण। इन्हीं बातों को ध्यान में रखें। जो भी आपको सवाल करेगा कि प्राथमिक क्रिया किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे?
प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। जैसे उदाहरण के लिए कृषि, मत्स्य और संग्रह इसके अच्छे उदाहरण हैं। अब पढ़ेंगे द्वितीय क्रियाएं। उन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्तेमाल, विनिर्माण और डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। द्वितीय क्रिया में आप यह समझ लो कि जो भी चीज़ होता है, जैसे गेहूं की बुआई की, गेहूं हुआ, वो प्राथमिक क्रिया हो गया, ठीक है। उसके बाद द्वितीय क्रिया में आ गया क्या, उसको जो चीज़ भी उसको बनाया जाएगा, उसका बनाया जाएगा। जैसे रोटी बोला, ब्रेड बनाया, बिस्किट बनाया, वो द्वितीय क्रिया में आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ इस्तेमाल के लिए बताया दिया गया है, इस्तेमाल के लिए विनिर्माण, जो उसका निर्माण होगा, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, उसके बाद कपड़ा बुनना, इन क्रियाओं के उदाहरण है। तृतीय, अब पढ़ेंगे तीसरा क्या होता है, तृतीयक क्रिया, प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया क्षेत्रों का सेवा। अब तृतीय क्रिया में एक बात बोल दिया गया है, प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया के क्षेत्र में सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात, व्यापार, उसका उदाहरण व्यापार, यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, उसके बाद विज्ञापन, तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। अब समझना, यह कहता है प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया में जो चीज़ भी होता है वो तृतीय क्रिया में क्या करते हैं, मतलब सहयोग प्रदान करती है। जैसे यातायात व्यापार में, बैंकिंग बीमा में, विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए तृतीय क्रिया के उदाहरण क्या है, तो क्या कहोगे, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, बस। हम कुछ एक शब्द पढ़ेंगे, यहाँ कुछ शब्द की उत्पत्ति के बारे में दिया हुआ है, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। वो चीज़ है क्या चीज़, पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ है कृषि करने से हुई है, ठीक है। तो हम लोग कृषि पढ़ेंगे। कृषि है क्या चीज़, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। तो आप लोग इस बात को समझ ही गए होंगे कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन इसमें शामिल होते हैं। फलों, सब्जी, फूलों को उगाना, पशुपालन इनमें शामिल है। तो आप लोग जरूर ही समझ ही गए होंगे कि क्या कहना चाहता है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं से संलग्न है और भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। ये विश्व का बात बोल दिया। विश्व में 50% माने 50% लोग कृषि से संबंधित हैं, संलग्न है, मतलब जुड़ा हुआ है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाए जाते हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। चित्र संख्या 4.1 में दर्शाया गया है। तो आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के किन प्रदेशों में संकेंद्रित है, जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। तो दोस्तों, यह है कृषि भूगोल का, कृषि भूमि का विश्व वितरण, कहाँ कहाँ कृषि होते हैं। तो आप इस मानचित्र को देख के आप समझ ही गए होंगे कि कृषि
कहाँ कहाँ होती है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सुन ले पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं एग्रीकल्चर मतलब सेरीकल्चर, पीसी कल्चर, बीटी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, इन सब शब्दों का क्या अर्थ है? तो एग्रीकल्चर का तात्पर्य आप समझ ही गए हैं कि कृषि होता है। तो मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं, इसे खेती कहते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब जो खेती करता है उसको मतलब उसी में आ गया। अब सेरीकल्चर होता क्या है? सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम उत्पादन। अगर आपको कहीं भी मिल गया सेरी कल्चर के बारे में तो आप तुरंत ही समझ जाना कि रेशम उत्पादन के बारे में बातचीत करते हैं। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पीसी कल्चर क्या है? अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल गया कि पीसी कल्चर तो आप तुरंत ही समझ जाना कि यह मत्स्य पालन, मछली पालन के लिए किया जाता है। तो विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन के लिए किया जाता है। तो पीसी कल्चर आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद विटीकल्चर क्या होता है? द्राक्ष कृषि, जो अंगूरों की खेती। पीटीकल्चर का मतलब आप समझ गए। जहाँ भी आप देखोगे कि पीटीकल्चर है तो आप समझ गए कि अंगूरों की खेती होती है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर जो उद्यान कृषि, जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जी, फूल और फलों को उगाना। हॉर्टिकल्चर तो जैसे भी आप कहीं सब्जी उगाता है, फूलों और फलों को उगाना। हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आता है समझना। हॉर्टिकल्चर में सब्जी, फूलों और फलों को उगाना हॉर्टिकल्चर में आता है। तो दोस्तों इन शब्दों को बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना। इन सब चीज़ों को आप पेपर जब पढ़ोगे ना वहीं देखने को मिलेगा, और कहीं भी देखने को मिल सकता है, मगर जब तक आपको इस शब्दों के बारे में आपको पता नहीं होगा तो उस चीज़ के बारे में तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि वह कहना क्या चाहता है। तो कृषि तंत्र क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीन और श्रम। जैसे देखते हैं क्या बोला, बीज, उर्वरक, मशीनरी, श्रमिक, जुताई और बुआई। तो जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, निवेश क्या वो मशीनरी लिया, बीज लिया, रसायन लिया, जुताई, बुआई, छिड़काव, फसल। तो इन चित्रों को देख के भी बहुत कुछ आप सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रिया है। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुटर उत्पादन आते हैं। कृषि कितने प्रकार के होते हैं? एग्रीकल्चर कितने प्रकार के होते हैं? तो विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पादन की मांग, श्रम और औद्योगिक के स्तर के आधार पर कृषि दो प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकती है। एक समझते हैं क्या कहता है, निर्वाह कृषि, उसके बाद वाणिज्यिक कृषि, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। आप इस बात को समझ जाओ। अगर आपको कोई भी पूछे कृषि कितने प्रकार के होते हैं तो आप आमतौर पर यही कह देना कृषि दो प्रकार के होते हैं, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। तो हम लोग यहाँ अभी डिस्कस करेंगे निर्वाह कृषि। सॉरी, उससे पहले हम इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं, इस बॉक्स को भी नहीं छोड़ना है। रोचक तथ्य क्या है? जैविक कृषि, इस प्रकार के कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है।
सॉरी पीडकनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अनुवांशिक रूपांतरित नहीं किया जाता है। जैविक कृषि के बारे में समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिक और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वहन कृषि की पुनः गहन निर्वहन कृषि और आदिम निर्वहन कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। गहन निर्वहन कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्षा में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल है। गहन परिवहन कृषि दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसून प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि के बारे में जानेंगे, वो है क्या चीज। आदिम निर्वहन कृषि में स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। आप तो जानते हैं स्थानांतरित किसे कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, उसको चलवासी एक जगह से दूसरे जगह जो मतलब पशुचारण जो होते हैं वही शामिल है आदिम निर्वहन कृषि में। अब स्थानांतरण क्या है। स्थानांतरी कृषि अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों उष्णकटिबंध अफ्रीका, क्या बोला, अमेज़न उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। यह भारी वर्षों और वनस्पतियों के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख और मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। तो भूमि की उर्वरकता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरीय कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है दोस्तों कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं। स्थानांतरित कृषि विश्व के, इस बॉक्स को, स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। झूमिंग हो गया, झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि कहते हैं इसे, झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में, और मिल्पा मैक्सिको में कहा जाता है, और रोका ब्राज़ील में कहा जाता है, और लदांग जो कहा जाता है मलेशिया में कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को भारत में क्या कहता है, उत्तर पूर्व भारत में, उत्तर से लेकर पूर्वी भारत में झूमिंग कहा जाता है, मैक्सिको में मिल्पा, और ब्राज़ील में रोका, और मलेशिया में लदांग कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे चलवासी पशुचारण।
सहारा मरुस्थल है एक अफ्रीका में। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरी पालते हैं। यह पशुचारक और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पादक उपलब्ध कराते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वानिकी कृषि क्या है। वानिकी कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। अब रोपण कृषि तो आप जानते ही हैं। रोपने वाला वो वाणिज्यिक अनाज कृषि है क्या चीज। यहाँ 3 चीज बोला, अनाज कृषि और मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। तो हम लोग पढ़ेंगे अनाज कृषि है क्या चीज। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाए जाने वाले फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया मतलब शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। अब आपको कोई भी सवाल कर सकता है कि वाणिज्यिक अनाज कृषि के कौन कौन से प्रदेश हैं, मैदान है, ये भी पूछ सकता है। तो आप क्या कहो, उत्तर प्रदेश, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के मुख्य क्षेत्र हैं। तो यह क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्म से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंडे वर्धन काल और बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाए जा सकते हैं। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप हो गया, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका प्रचलित हैं। मिश्रित खेती के लिए किन किन प्रदेश प्रचलित हैं। तो यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका। अब हम लोग पढ़ेंगे रोपण कृषि है क्या चीज। तो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। यह चाय, उसके बाद कहवा, काजू, रबर, केला अथवा कपास एकल फसल उगाई जाती है, जिसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादक का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन चाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि की
क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं? मलेशिया। क्या बोला? यूरोपीय कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंध प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे मलेशिया मलेशिया में रबर, और ब्राज़ील में क्या? कहवा, और भारत और श्रीलंका में चाय। इसके कुछ उदाहरण हैं रोपण कृषि के लिए। अब देखेंगे मुख्य फसलें। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। फसलें कृषि आधारित उद्योग के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। जूट, कपास, रेशेदार फसलें, चाय, कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। अब आप समझना, कहता है कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य फसलें हैं, ठीक है। जूट और कपास रस्सेदार फसलें हैं। उसके बाद चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। आपको पूछ लेगा पेय फसल के बारे में, पेय फसल के बारे में किन्हीं दो पेय फसलों के बारे में बताएं, तो क्या कहोगे? चाय हो गया, उसके बाद क्या? कहवा हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे चावल के बारे में। जय हिंद दोस्तों, आज यहीं तक। वीडियो लंबा हो गया है, इसी कारण से आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास अगले दिन में हो। जय हिंद दोस्तों।